Hello students, welcome to new class of CPC. I am going to begin Order 7. Previous days we have seen Order 6, pleading and written statement. Now plaint. Order 7 deals with plaint. Order 7 Rule 1. Particulars to be contained in plaint. What are the essential ingredients which are necessary for drafting of a plaint, or essential ingredients, essential features of a plaint? When you look plaint, first you find the court name, then the name of plaintiffs and the name of defendants with their addresses. If plaintiff is minor or unsound mind, a statement of that for that he is a minor, or he or she is a minor or unsound mind. And who is a guardian? Who is any guardian appointed by the court of law, or any natural guardian, or any guardian? Then cause of action, jurisdiction, the relief claims, any set off or relinquishment, or the whole court fee. Now in detail. अब जब आप प्लेंट पाएंगे, जब आप प्लेंट देखेंगे किसी भी प्लेंट को, ऑर्डर 7 यही बताता है प्लेंट के बारे में। प्लेंट को जब आप देखेंगे, सबसे ऊपर प्लेंट में जब आप पाएंगे कोर्ट का नाम होता है, किस कोर्ट में यह फाइल होना है। सब फर्स्ट की अदालत में, मुंसिफ की अदालत में, डीजे की अदालत में, प्रिंसिपल जज की अदालत में, कहाँ, फोरम। उसके बाद प्लेंटिफ का पूरा एड्रेस, कितने सारे प्लेंटिफ हैं, उनके पिता का नाम और उनका पूरा पता। उसके बाद डिफेंडेंट का पूरा नाम, डिफेंडेंट अगर एक से ज्यादा है तो पूरा समूह का नाम, समूह का पता, इसको कॉज टाइटल बोलते हैं। उसके बाद माइनर अगर है कोई, या अनसाउंड माइंड है, तो उसका गार्जियन कौन होगा, माइनर का। ये सारी बातें, माइनर का गार्जियन अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अपॉइंट किया गया है, कोई कहाँ कोई नेचुरल गार्जियन है उसका, या और कोई गार्जियन है, उसके बारे में बताना है आपको। अनसाउंड माइंड है तो वो कैसे अनसाउंड माइंड है, इसका कोई स्टेटमेंट देना होगा। कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन वजह नालिश की या राइट टू सू, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्यों जरूरत पड़ गया एकाएक न्यायालय में आने का। उसके बाद जुरिस्डिक्शन, कोर्ट, इसको जुरिस्डिक्शन है जिस कोर्ट में आप फाइल कर रहे हैं, फोरम को जुरिस्डिक्शन है कि नहीं आपका सूट इंटरटेन करने के लिए। और रिलीफ पोर्शन, जब आप देखेंगे प्रिंट को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो रिलीफ पोर्शन, अनुतोष, क्या अनुतोष आप मांग रहे हैं। अगर प्लेंटिफ ने कोई सेट ऑफ किया है, कोई रिलिक्विश कर दिया है अपना क्लेम, तो वो कहां तक, किस हद तक उसने रिलिक्विश किया है, किस हद तक वो सेट ऑफ मांग रहा है। साथ ही साथ उसके बाद कोर्ट फी उसने क्या पेमेंट किया, पार्टीशन सूट है उसके बारे में, एड वैलोरम कोर्ट फी देना है उसके बारे में, वो सारा एक पैराग्राफ उसके बारे में, यानी कोर्ट फी के बारे में आपको विस्तृत तौर पर बताना है। तो प्लेंट का ऑर्डर 7 रूल 1 यह कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेंट को जब आप देखेंगे आप सामने रख के, तो प्लेंट में आपको ये सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। इन मनी सूट, अब कोई मनी सूट है तो उस प्लेंट में आपको आप कितना मनी क्लेम कर रहे हैं, कितना का मनी ट्रांजैक्शन है, कितना का आप क्लेम कर रहे हैं, उस मनी सूट के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ कोई मीन प्रॉफिट है,
कोई मध्यवर्ती लाभ जिसको बोलते हैं, कोई मीन प्रॉफिट है, तो उस मीन प्रॉफिट के बारे में आपको बताना है। और 7 रूल 2, 7 रूल 3 बहुत जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। Where the subject matter of the suit is immovable property, immovable property के बारे में बता रहे हैं, तो उस immovable property के बारे में वो सारा डिस्टिंग्विश करना होगा आपको। सर्वे प्लॉट, सर्वे नंबर्स विथ बाउंड्री, यानी खाता खेसरा जिसको बोलते हैं, सर्वे प्लॉट नंबर, खाता नंबर, बाउंड्रीज, इस सारे बारे में आपको बताना है। आइडेंटिफाई करते हुए चलना है हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को। उसके बाद 7 रूल 4, व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई मुकदमा फाइल हुआ है तो उसका एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, ऑर्डर 7 रूल 6, ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, अगर कोई लिमिटेशन लग रहा है, लिमिटेशन के बाद आप सूट लेके आए हैं, तो उस लिमिटेशन, कितने दिन का लिमिटेशन आपको, कितने दिन का लिमिटेशन आपको लग रहा है, इस लिमिटेशन के बारे में आपको बताना है। सफिशिएंट कॉज देना है कि क्यों आप नहीं आए समय पर, कि आपको ये लिमिटेशन के बाद ये सूट फाइल करना पड़ा। इसके बाद 7 कहता है, ऑर्डर 7 रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, रिलीफ के बारे में बताना है। अनुतोष जो आप मांग रहे हैं, कितना अनुतोष मांग रहे हैं, कोर्ट क्या आपको दे, अनुतोष, अनुतोष का मतलब कोर्ट आपको क्या दे, वो तो सब आपका सुन लिया, हम प्लेंट की सब बातें सब देख ली, आप सारा अपनी परेशानी कह गए, लेकिन आप क्यों आए, हम आपको क्या दें। रिलीफ के बारे में आपको, एक एक रिलीफ के बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, ऑर्डर 7 रूल 9, प्रोसीजर इन एडमिटिंग प्लेंट, प्लेंट के एडमिशन के बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, उसको वो कैसे फॉलो होगी, इसके बारे में बताना है। एडमिशन के बाद जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि समन जाता है, समन यानी डिफेंडेंट को समन जाना। ऑर्डर 5 के बारे, ऑर्डर 5 में मैं बता चुका हूं विस्तृत तौर पर, ऑर्डर 5 में इसकी चर्चा की गई है कि समन जाना, यानी कि आपको खबर करना, जो इसमें मुद्दालय हैं, जो डिफेंडेंट हैं, जो प्रतिवादी हैं, उनको खबर कर देना कि भाई मैंने मुकदमा किया है, मैंने फला 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 फोरम में मुकदमा किया है, प्लेंट की कॉपी जाएगी, जो आप ऑर्डर 5 में विस्तृत तौर पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर आप प्लेंट को रिटर्न करना चाहते हैं, वापस ले लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी प्रक्रिया दी गई है। रिटर्न ऑफ प्लेंट, आप किसी भी समय में अपना प्लेंट वापस ले सकते हैं। रिटर्न ऑफ प्लेंट 10 है, 10A में अगर डिफेंडेंट है, अगर डिफेंडेंट उसमें आ चुका है, उसके बाद भी अगर आपको प्लेंट वापस लेना है तो उसको अब खबर करना पड़ेगा, तब उसको खबर करके आप प्लेंट वापस ले सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, प्लेंट किन आधारों पर रिजेक्ट हो सकता है, प्लेंट का रिजेक्शन का भी आधार है। ऐसा नहीं समझिए कि मेरा प्लेंट एडमिट हो गया तो प्लेंट एडमिशन के बाद रिजेक्ट कैसे हो सकता है, हम तो आगे बढ़ेंगे और ट्रायल फेस करेंगे, और अगर अपने आप की अपनी बात को प्रूव कर सके तो हम मुकदमा जीत जाएंगे। नहीं, प्लेंट भी रिजेक्ट होता है। प्लेंट का रिजेक्शन का बहुत कई महत्वपूर्ण ग्राउंड बताया गया। पहला है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन, वजह नालिश की, राइट टू सू अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया। इसके कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लेंट। आप हर जगह देखिएगा, द कॉज ऑफ एक्शन accrues to the plaintiff, the cause of action arose to the plaintiff or plaintiffs। अगर कॉज ऑफ एक्शन, ऐसा प्लेंट जो कॉज ऑफ एक्शन को नहीं बताता है, वो रिजेक्शन के लायबल है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको। अगर रिलीफ अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब अंडर वैल्यूड, अनुतोष जो है आपका अंडर वैल्यूड है और इसके बारे में कोई विस्तृत आपने बताया नहीं है, तो आपका प्लेंट रिजेक्ट करने लायक है। और साथ ही साथ प्रॉपरली वैल्यूड है, आपने वैल्यूएशन तो ठीक किया, लेकिन उसको उसमें आपने कोर्ट फी ठीक ढंग से नहीं दिया। वहां है 7 रूल 11 सब क्लॉज बी बताता है कि अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, वो अंडर वैल्यूड है।
तो आप उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं पूरा कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड है। यहां सी कहता है कि वैल्यूड तो है लेकिन आपने कोट फी अदा नहीं किया है, इनसफिशियंटली स्टाम्प्ड, कोट फी अदा नहीं किया है, तब आपका रिजेक्ट होने लायक है। और अगर बार्ड बाय एनी लॉ है, ये प्लेंट बार्ड बाय एनी लॉ, ये आप नहीं ला सकते हैं मुकदमा, आपने वो मुकदमा ले आया है, आप मुकदमा लेके चले आए हैं, तब वो आपका रिजेक्ट होने लायक हो जाएगा। साथ ही साथ डुप्लीकेट में जो हमने बताया ऑर्डर 4 में भी है कि प्लेंट डुप्लीकेट कॉपी में फाइल होता है। पहले 2002 के पहले यह व्यवस्था नहीं थी, प्लेंट की सिंगल कॉपी फाइल होती थी। मैंने कई बार बता चुका हूं क्लास में कि प्लेंट की सिंगल कॉपी प्रेजेंट की जाती थी, लेकिन 2002 के अमेंडमेंट के बाद प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी फाइल होने लगी, 2 कॉपियों में प्लेंट फाइल होता है। और अगला है वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9। रूल 9 में जो प्रोविजंस हैं, रूल 9 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, एक बार फिर देख लीजिए रूल 9 क्या कहता है। प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, प्लेंट की के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह अगर फॉलो नहीं की गई है तो आपका प्लेंट रिजेक्शन के लायक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुओ मोटो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिफेंडेंट के डिमांड पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन प्लेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड विच प्लेंटिफ सूज रिलाइज, वेयर ए प्लेंटिफ सूज अपॉन इट। अगला 7 रूल 14 आपको ये बता, आपका जो बेसिस ऑफ द सूट है, आपका बेसिस ऑफ द सूट क्या कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको विस्तृत तौर पर बताना है, डॉक्यूमेंट फाइल करना है। या आपके पोजीशन या पावर में वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसके पोजीशन या पावर में उसको बताना है, उसके बारे में बताना है कि भाई मेरा तो बेसिस ऑफ द सूट या डॉक्यूमेंट है, फलाना डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो अभी मेरे पोजीशन या पावर में नहीं है, मैं एक फलाना आदमी के पास है, मैं उसका नाम बता रहा हूं। उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो कोर्ट में उसको फाइल करें या कोर्ट में लेके आए मेरे पेरुजल के लिए और कोर्ट के पेरुजल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर 7 रूल 14, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। Order 7 is very important ऑर्डर। महत्वपूर्ण जो रूल्स थे वो मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया और यही महत्वपूर्ण रूल्स हैं ऑर्डर 7 रूल 11 के, ऑर्डर 7 के। अब जो अगला पड़ाव हमारा होगा वो होगा ऑर्डर 8। ऑर्डर 7 में आपको जानने लायक यही बातें थी महत्वपूर्ण। प्लेंट की प्रक्रिया, प्लेंट में क्या क्या, प्लेंट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होंगे, और प्लेंट के एडमिशन की प्रक्रिया, प्लेंट में क्या लिखना है, प्लेंट के एडमिशन की प्रक्रिया, प्लेंट में अगर कोई डॉक्यूमेंट हम बेस कर रहे हैं, सूट हमारा किसी डॉक्यूमेंट पर बेस है तो उसके बारे में बताना है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, मेरे पास है या और किसी के पास है। और साथ ही साथ प्रिंट में ऐसी कमियां हम ना छोड़ दें कि सारा मेहनत ही मेरा बेकार हो जाए और मेरा प्रिंट रिजेक्ट कर दिया जाए, या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न अगर हो गई हैं तो प्रिंट हमको वापस लेना पड़े, तो ऐसी पहले ही हम वैसी परिस्थितियां नहीं लाने देंगे। गुड ऑफिसेस में जाएंगे, गुड ऑफिसेस करके कोई अगर डिस्प्यूट है तो पार्ट पक्षकारों के बीच में बैठ के उसको हल कर लेंगे। ऐसा नौबत क्यों आए कि हमको प्लेंट वापस से लेना पड़े।
अगर वापस आ ही जाता है, नौबत आता ही है, नौबत आ ही जाती है तो उसको वापस लिया जाता है, लेकिन पहले गुड ऑफिसर्स को तलाशना है। गुड ऑफिसर्स की जो प्रक्रिया है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन, ये सब जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम में पहले जाना है, और ताकि मुकदमे की नौबत ना आ पड़े। साथ ही साथ हम प्रिंट में ऐसी कमियां ना छोड़ दें कि प्रिंट हमारा अधूरा अधूरा रह जाए और रिजेक्ट हो जाए, मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाए, मेरा यानी पक्षकार का सारा मेहनत बेकार चला जाए। ऑर्डर 7 में महत्वपूर्ण बातों को मैंने आज आपको शेयर किया। हमारी अगली कड़ी, हमारा अगला क्लास ऑर्डर 8 पे होगा। धन्यवाद।